क्या आपका पेट आपकी इमोशनल नीड्स पूरी कर सकता है? क्या वो बच्चों की जगह ले सकता है? तो जिम्मेदारियों से नहीं, खर्चों से डर लगता है साहब। लेकिन माँ बाप का क्या, जो उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन मेरे बच्चे का घर बसेगा। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या सब पूछते हैं? आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है? अब इस आखिरी सवाल का जवाब आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे दो कुत्ते या बिल्ली। अच्छा ठीक है, पौधे। बेसिकली फैमिली की डेफिनेशन बदलती जा रही है। कोई शादी नहीं कर रहा है तो कोई बच्चे नहीं कर रहा है, कोई शादी करके भी ओपन रिलेशनशिप में, तो कोई सिचुएशनशिप में फंसा है। तो क्या नई जनरेशन परिवार के मायने बदल देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी। मैं हूं आपकी बेशर्म ईशा और आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जैसे ट्रेडिशनल और फैमिली वैल्यूज वाले देश में परिवार की ये नई डेफिनेशन कहाँ तक फिट बैठती है। बेशरम ईशा। जर्मनी में एक फिलोसोफर हुए कार्ल मार्क्स, वही मार्क्सिज्म वाले लेफ्टिस्ट जिनके नाम की माला जपते हैं। सलीम जावेद और विशाल शेखर की तरह इनका नाम भी किसी के साथ जोड़ कर लिया जाता है, फ्रीड्रिश एंगल्स। ये भी जर्मनी के जाने माने फिलोसोफर थे। इनफैक्ट इन दोनों ने मिलकर जो सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे थे उन्हें आज मेगा कहा जाता है। मार्क्स एंगल्स गेज़ाम्टआउसगाबे, यानी मार्क्स और एंगल्स के संपूर्ण लेख। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1884 में एंगल्स साहब की एक किताब छपी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इस किताब में इन्होंने लिखा कि परिवार की संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है पेट्रियार्कल मोनोगैमस फैमिली, यानी जिस परिवार के मुखिया पापा हों, जहां एक मम्मी हो और उनके बच्चे, वैसा ही जैसा भारत के भी अधिकतर हिस्से में होता है। और फैमिली लॉज भी लगभग इसी तरह की फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही बने हैं। तो ट्रेडिशनल फैमिली को न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों में भी समाज की सबसे मजबूत इकाई के रूप में देखा गया। आप बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, परिवार ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं, है ना? पर क्या आज की पीढ़ी भी यही सोचती है? पहले के ज़माने में ये था कि अपने पिताजी से नज़र मिलाने में भी लोग हिचकिचा देते थे। फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा। आजकल का जितना बोलो सो कौन मॉडर्निटी का जमाना में बोलता है कि इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है पीपल ना। मेरे हिसाब से तो मैरिज एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है और मैं इसमें तो नहीं पढ़ सकता। क्या एक पेट आपके उन इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकता है, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकता है? सवाल तो वाजिब है, क्या आपका पेट आपकी इमोशनल नीड्स पूरी कर सकता है? क्या वो बच्चों की जगह ले सकता है? डेफिनेटली ये लगता है कि जो ये सिम्बा है, जो कैट है, वो इंसानी बच्चों को इसलिए रिप्लेस कर सकता है क्योंकि इनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। ठीक है, हाँ, इंसान और जानवर में इतना फर्क होता है कि इंसान दिमाग होता है, उसमें वो दिमाग से सोच सकता है, लेकिन ये जो होते हैं, इनके ट्रू जो इमोशंस होते हैं, वो इनके जो भी इनका बिहेवियर है वो इमोशंस में निकलता है। आदित्य सारन खुद को पेट पेरेंट कहते हैं। इनके पास 2 बिल्लियां हैं जिनकी वीडियोस ये अक्सर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। बिल्लियों को लेकर इनका प्यार इनके घर वालों की समझ से एकदम परे है। तो जब भी फैमिली बोलती है कि यार एक फैमिली तो होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ की एक फैमिली नहीं होती है, फैमिली कंप्लीट होती है जिसमें आपका बच्चा भी होता है, तो मैं उनको हंस के जवाब देता हूँ कि मेरे तो 2 ऑलरेडी है। तो वो वहां पे चुप हो जाते हैं कि क्या वो तो बिल्लियां हैं। मैंने बोला बिल्लियां नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे से बिलोंग करते हैं। बिल्लियों से इतना प्यार, लेकिन क्यों? ट्रस्ट अभी बहुत बड़ा इशू है और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन के साथ इंडिविजुअली किसी के साथ आप रिलेशनशिप में गए या आगे बढ़े, वो ब्रेक करता है। तो वैसे लोगों के लिए जानवर जो कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम किसी पेट के साथ रहें या उनको पाले पोसे या उनका केयर करें, क्योंकि वो लेने देने का भावना नहीं रहता। जब भी आप किसी इंसान के साथ रहते हो ना, तो ये तो जरूर रहता है कि कुछ गिव एंड टेक का कनेक्शन है, कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कर रहा है। पर जानवरों में ये नहीं है कि आप गिव एंड टेक है कि आप कर रहे हो तो वो करेगा, वो आपके पास हमेशा ही रहेगा। बात तो लॉजिकल है, समझ में भी आती है, लेकिन अगर ऐसा है तो बच्चों के साथ भी तो पेट्स पाले जा सकते हैं ना। माँ ने मेरे को रियल में बोला
ये तू बिल्ली क्यों लेके आया? तो मैंने बोला कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसलिए इसको लेके आया, मैंने अडॉप्ट किया क्योंकि इसको नीड थी। कहाँ से मैं उठा के लेके आया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे अगर रहता तो ये मर जाता है, या जो भी रीजन व्हाट्सएवर। तो उन्होंने बोला कि लाइक ये कौन पालता है, बिल्लियां कौन पालती है, क्या बिल्ली दूध देगी जो तुम पाल रहा है इसको? गाय हमने पाल रखी है, हमारी गाय दूध देती है, हमें उससे लाइक कुछ ना कुछ मिल रहा है, तेरे को इसमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? तो मैंने बोला कि मेरे को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, मेरी मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो इससे नहीं आ रहा है। तो वो बोलने लगे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो अपने आप चला जाएगा जब तू फैमिली स्टार्ट कर देगा, नहीं मीन कि अगर तू बच्चा पैदा कर लेगा। तो मैंने बोला कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि फिर मेरे को उसका एजुकेशन का देखना पड़ेगा, फिर मेरे को उसका लाइक जो भी एक्सपेंसेस होगा। तो जिम्मेदारियों से नहीं, खर्चों से डर लगता है साहब। और ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च कंपनी द रेड ब्रिज ने 18 से 34 साल तक के युवा लोगों पर एक सर्वे किया। इनमें आधे से ज़्यादा ने कहा कि वो बच्चे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके सामने बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां हैं। आज की जनरेशन को पहले की जनरेशन के मुकाबले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वक्त लग रहा है। और वैसे ये बच्चे नहीं पैदा करने का ट्रेंड जेनजी को मिलेनियल से विरासत में मिला है, और इस ट्रेंड का असर सीधे सीधे बर्थ रेट पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त दुनिया में टोटल फर्टिलिटी रेट या TRF 2.2 है। अगर ये 2.1 से नीचे जाता है तो दुनिया की आबादी घटने लगेगी। पिछले 70 सालों में ये आधे से भी कम हो गया है। 1950 में ग्लोबल फर्टिलिटी रेट था 5। साल 2050 तक इसके 1.8 पर पहुंच जाने की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कम से कम 150 देशों की आबादी घट जाएगी। जापान में तो पिछले साल 5 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए। पिछले 90 सालों में ये सबसे कम संख्या रही। इसी तरह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का मौजूदा फर्टिलिटी रेट महज 0.5 है। वहाँ तो युवा महिलाओं ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि इतनी महंगाई और कम अधिकारों के बीच वो बच्चे पैदा करने की जगह करियर पर ध्यान देना बेहतर समझती हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि अमेरिका के 27% एडल्ट्स अपने परिवार से पूरी तरह कट चुके हैं। तो क्या भारत का भी यही हाल होगा? पूरे भारत का तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ यंगस्टर्स ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर ही सवाल करने शुरू कर दिए हैं। कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए सोच सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने लिए सोच सकता है वो अपने लिए डिसाइड भी कर सकता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, क्या मुझे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में पढ़ना है। क्योंकि अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मुझे यही लगता है कि मैरिज का अर्थ ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया सोसाइटी ने, आप इतनी उम्र पे आ गए हो तो अब आपको शादी करनी है, अब आपको बच्चे करने हैं, अब आपका जॉब है या वॉट एवर। पर मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए, फाइम अडल्ट, मुझे किसी की परमिशन की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी सिग्नेचर की भी जरूरत क्यों है? मेरा और उस व्यक्ति का होना ही एनफ है कि हाँ, हम साथ रहना चाहते हैं। देखा जाए तो नई जनरेशन ना अब बागबान वाले सिंड्रोम से बाहर निकल आई है। उनके लिए परिवार को आगे बढ़ाने का मतलब बच्चे पैदा करने तक सीमित रहना नहीं है। नई पीढ़ी कह रही है कि जिस वक्त जो साथ हो वही मेरा परिवार है, फिर चाहे वो दोस्त हो, कोई पालतू जानवर हो या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। सॉरी यार, वो मेरे कमरे का ना एसी खराब हो गया था। ये बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी है कि एक उम्र के बाद आप में मदरली या फिर फादरली इंस्टिंक्ट्स आने ही लगते हैं। तो पेरेंट बनने का मन तो करता है, लेकिन गूगल बाबा ने समझाया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंसानों के ही पेरेंट्स बने। आजकल आपको पता है कि इंटरनेट इतना ज्यादा बूम पे है, तो हम हर जगह से वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारे देश में भी ये कैट वाला कल्चर नहीं आता। ठीक है, लोग इतना अवेयर नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट पे लोग देख रहे हैं कि यार देख कैट कितनी क्यूट होती है, तो उनके मन में भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ यार, ये जानवर भी बिलोंग करता है हमारी सोसाइटी से, हमने अब तक इसको साइड में क्यों रख रखा है, क्यों इसको अलग रख रखा है। ठीक है, तो ये वाले परसेप्शन से लोगों का काफी चेंज हुआ है इंटरनेट आने के बाद में। पहले लोग यही सोचते थे कि जी हमारी हैप्पी फैमिली यही है कि हम लाइक हस्बैंड वाइफ, हमने बच्चे पैदा कर लिए और जो ले सकते हैं उन्होंने डॉग ले लिया। उसके अलावा लोगों का परसेप्शन बस यही खत्म हो जाता था। जापान में अब
पालतू कुत्तों और बिल्लियों की संख्या बच्चों से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में एक नई पेट केयर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। ऐसी कंपनियां बाजार में मौजूद हैं जो न केवल आपके पेट्स के लिए अच्छे क्वालिटी वाला खाना और खिलौने मुहैया कराती है, बल्कि बिहेवियर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग भी करती है। आप अगर दिन भर घर से बाहर हैं तो आप अपने पेट को क्रैश में छोड़कर आ सकते हैं। अगर कई दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं तो भी ऐसे फॉस्टर होम्स हैं जो आपके पेट का ख्याल रखेंगे। 2022 में ये इंडस्ट्री 74,000 करोड़ की थी और अनुमान है कि 2032 तक ये 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हो जाएगी। कोविड के बाद से पेट्स का ट्रेंड बढ़ा है और इसकी कई वजह हैं। लॉकडाउन के दौरान घर में अकेले बंद रहकर कई लोगों को अकेलेपन का एहसास हुआ। इसे दूर करने का सबसे आसान तरीका था एक छोटे से जानवर को घर ले आना। इतना तो तय है कि इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट इश्यूज नहीं होंगे, आपका ये बच्चा डिमांडिंग भी नहीं होगा, और अगर आप बिल्ली ले आते हैं तो वो तो अपना ख्याल खुद रखना जानती है, मतलब लो मेंटेनेंस भी है। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन। लेकिन माँ बाप का क्या, जो उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन मेरे बच्चे का घर बसेगा? उनसे आपको खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि वक्त बदल रहा है और वो भी खुद को आपके हिसाब से ढालने की कोशिश में लगे हैं। तो बात कीजिए, फिर चाहे वो आपके पार्टनर की हो या फिर कुत्ते बिल्ली की, क्योंकि बात करने से ही तो बात बनेगी। अगर आप भी कैट पेरेंट हैं या ऐसे किसी को जानते हैं जो बच्चों की जगह अपने पेट्स और प्लांट्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है या रही है, तो बताइए हमें अपने तजुर्बों के बारे में कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।